मैं डॉक्टर दीपिका भाटिया। आई एम अ थेरेपेटिक डाइटिशियन एंड नेचुरोपैथ। जब पहली बार मुझे कैंसर के बारे में पता चला तो आई थिंक ऐसा था कि वो जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, बट इट्स ओके, क्योंकि उसको हम वापस तो कर नहीं सकते। जो है उसे बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और आगे चलकर उसको डील भी करना पड़ेगा। किसी को भी जब कैंसर होता है वो एकदम से एक्सपेक्ट तो नहीं करता कि मेरे साथ ऐसा हो जाए, लेकिन आई थिंक जब कैंसर होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। घर के अंदर मनी ब्लॉकेजेस बहुत सारे, क्योंकि मुझे लगता है कि कैंसर एक ऐसी चीज़ है कि जब पॉकेट्स भी खाली हो जाते हैं उसके इलाज के लिए, तो कोई भी इसको एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता। लेकिन एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपको जीने की चाह है, इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी तो आई थिंक मैं ये सोच कर ही मर जाऊँगी कि मुझे कैंसर हुआ है। तो बस इसीलिए मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा इसको। और मुझे लगता है कि जिनको भी ये प्रॉब्लम आती है उनको सबसे पहले हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। सच पूछें तो कैंसर की सही इंफॉर्मेशन सिर्फ डॉक्टर्स दे सकते हैं, लेकिन हम लोग घबराते हैं डॉक्टर से बात करने में, या झिझकते हैं कि कौन सा कैंसर है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। ये जो वाई आ जाता है ना, वो हमें बहुत सारी खोजबीन करवा देता है। और सबसे पहले आजकल हर कोई सर्च करता है गूगल। तो सेम मैंने भी डॉक्टर से पूछना चाहा, बहुत कुछ लोगों ने भी बताया, लेकिन हम कई बार ऐसी चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं कि हमें लगता है कि कैंसर आया है तो अब तो मृत्यु निश्चित है। और ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जब भी गूगल पे सर्च करते हैं हमें 60% डेथ नज़र आती है कि 60% लोग ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, आपका इलाज सही होना चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ जब मुझे बहुत सारे बुरे सजेशंस मिले। फॉर एग्जांपल कि कोई हर्बल थेरेपीज कर लो। हर्बल थेरेपीज इन द सेंस कि ऐसा कोई पर्सन है जो 4 स्टेज पर भी आपको सिर्फ चाय देकर ही कैंसर को ख़त्म कर सकता है। और ऐसे सजेशंस मिले कि आप हिमाचल साइड पे चले जाओ, वहाँ पे कैंसर का इलाज है। तो इस तरीके के कई सजेशंस मेरे पास आए, बट एक्चुअली आई वॉज BSc in dietetics that time, तो आई नो अबाउट न्यूट्रिशन, नो अबाउट डाइट। तो उस टाइम मैं सब कुछ जानती थी। एंड मेन थिंग इज माई फादर वॉज डॉक्टर, ही वॉज अ होम्योपैथिक डॉक्टर। तो घर के भी लोग जो थे बहुत एजुकेटेड थे, दैट्स वाई मैं जगह जगह पर नहीं फंसी। और मुझे पता था कि ये जो मेरा इलाज चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है और मेरी विल पावर से ही मैं इसे जीत पाऊंगी। ये जर्नी बहुत ही लंबी थी। 2-3 साल तक मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कैंसर है, बिकॉज बहुत सारे सिम्टम्स थे, जैसे डायरिया, वॉमिट्स, ब्लड वॉमिट्स और स्टमक पेन, हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम हो जाना, या फिर अनीमिया भी आप इसे कह सकते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, चक्कर आना बिना बात पे, और एसिड बनना मुंह के अंदर, कुछ खाया ना जाना। तो ये सारे सिम्टम्स मुझे आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स इस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे थे, बिकॉज बहुत सारे टेस्ट हैं। जब हमें कैंसर डायग्नोस होता है, कुछ टेस्ट से हम डर भी जाते हैं, जैसे कि कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी ने मुझे बताया कि आपके अंदर 28 लिम्फ नोड्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं। तो तब मुझे पता चला कि ये कैंसर था। और कैंसर को जज करते करते 3 साल की ज़िंदगी निकल गई। और वो जो ज़िंदगी निकली दैट वाज वेरी वर्स्ट, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो गया, बहुत सारी परेशानियाँ आई। लेकिन शायद उस टाइम मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि कई बार हम डायग्नोज करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, और मे बी डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आती कि कौन से टेस्ट से यहाँ डायग्नोज होगा। मैं इसे 50-50 बोलूँगी।
कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो सिर्फ सिर्फ एक ईश्वर ही है जिसकी शरण में जाते हैं, लेकिन कई बार हमें आंसर्स नहीं मिलते और आंसर्स ढूंढने भी बड़े मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि कैंसर पॉजिटिव एटीट्यूड के बिना कभी भी आप जीत नहीं सकते। तो दैट्स वाई उस टाइम मेरा 50-50 रहा। पॉजिटिव में ज़्यादा थी, लेकिन नेगेटिव तब होती थी जब मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिट्स होती थी, उस कीमो के दौरान, उस प्रॉब्लम्स के दौरान। उनको फेस करने में पता तो चल गया था कैंसर है, लेकिन अब लार्ज इंटेस्टाइन नहीं थी और उसके साथ कोप अप करना और उसके बीच में से निकलना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बिकॉज डाइजेशन बहुत ख़राब हो चुका था, एब्जॉर्प्शन नहीं बची थी और हर कीमो पर 2.5 किलो वेट बढ़ जाना, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था इसको कोप अप करना। तो कई बार ऐसा लगता था कि कीमो की वजह से बहुत सारे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आते थे जो परेशानियाँ देते थे मुझे, तो कई बार मुझे लगता था कि अब शायद ज़िंदगी नहीं बची। लेकिन सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट और दूसरा सिर्फ दिमाग में एक ही चीज़ थी कि जिस ईश्वर ने ये ज़िंदगी दी है वही हमें बचाएगा। और सेकंड थॉट था कि जिस तरीके से माँ अपनी बच्चे को अपने लैप में लिटा लेती है, तो वो हमेशा सोचती है कि जब भी बच्चा आसपास कोई शैतानी करके आता है तो माँ जो है अपने बच्चे को जिस तरीके से लेटाती है, तो बच्चा हमेशा एक उंगली दिखाता है कि अब मुझे कोई भी मार नहीं सकता। तो सेम मैं वो थॉट प्रोसेस रखती थी कि अब मैं ईश्वर की शरण में हूँ, तो अब मुझे कोई निकाल नहीं सकता, यानी मैं कैंसर से मर नहीं सकती। एक्चुअली इस कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारे मिराकल्स हुए। तो फर्स्ट मिराकल मेरे साथ ये हुआ कि जब कीमो पॉट लगाया गया, तो वो कीमो पॉट वैसे नर्व्स के अंदर लगता है, लेकिन वो मेरा कीमो पॉट अंदर जाते जाते, क्योंकि यहाँ से लगा था, वो अंदर जाते जाते आर्टरी में चला गया था। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मतलब एक तरह का भूकंप भी था वो हॉस्पिटल में भी और मेरे साथ भी। तो मेरा पूरा जो हाथ है वो पूरा काला हो गया था, ब्लैक हो गया था, फेस भी बिल्कुल हाफ साइड ब्लैकिशनेस में आ गई थी। तो वो था कि मुझे लगता था कि शायद अब नहीं मैं बचूँगी। तो देन 3 कीमोज उसी के अंदर चली गई, उन्होंने दोबारा से सर्जरी करी, दोबारा से कीमो पॉट डाला और तब मुझे लगता था कि अब मैं हार गई, शायद मैं अब जीत नहीं पाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने फादर की डेथ को देखा था कैंसर के दौरान, उनसे लड़ते हुए। कैंसर से मेरे फादर बहुत लड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो चले गए। तो शायद मुझे लगता है कि उस समय मेरे थॉट प्रोसेस में ये आया था कि शायद अब मैं नहीं हूँ, और मैंने बहुत कोशिश करी उस चीज़ के लिए लड़ने के लिए, लेकिन मैंने घर में भी सभी को मना कर दिया था कि बस और कीमो नहीं। तो बस यही रहा उस टाइम थॉट प्रोसेस। बट देन इवेंचुअली वो सक्सेसफुल रहा, वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ मुझे वही मिराकल्स ने लेकर दिखाया कि वो जो मिराकल्स हुए, तो मुझे लगा कि ये जो मिराकल्स हुए वो ईश्वर ही करवा रहा है, या कोई ऐसी ताकत है जो मेरे लिए लड़ रही है कि तू अब खड़ी हो और तुझे खड़े होना है। तो दीज आर द मिराकल्स। इस तरीके से कई ऐसे मिराकल्स हुए। जब ये डाइटरी वाली प्रॉब्लम आई, तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है, तो लार्ज इंटेस्टाइन ना होने की वजह से मुझे फाइबर इनटेक करना बहुत मुश्किल होता था। मतलब मैं अगर ज़्यादा फाइबर खाती थी तो मुझे मोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते थे, तो जिसकी वजह से मेरे मतलब काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो चुका था। तो तब मुझे अपना डाइटरी चेंज करना था, तो मैं काफ़ी सारे डाइटिशियंस के पास गई, लेकिन कहीं से भी मुझे सही मतलब एक कहते हैं ना गाइडेंस नहीं मिली। तो सभी ने बोला कि नहीं हम सर्च करके बताएंगे, हम कुछ डॉक्टर से बात करेंगे। तो उस थॉट प्रोसेस ने मुझे आज डॉक्टर बना दिया। तो मैं उसको वाई को ढूंढते ढूंढते आज खुद डॉक्टर बन गई और थेरोपैथिक डाइटिशियन ही बन गई, ताकि मैं लोगों को हील कर सकूं और लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सही गाइड कर सकूं उस तरीके से।
तो इसलिए मुझे लगता है कि ये पार्ट मेरी ज़िंदगी का बहुत अच्छा था कि शायद अगर ये पार्ट ना आता लाइफ में तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो इतना सक्सेस जो मुझे मिला वो सिर्फ इसी वजह से मिला कि मैंने वाई को ढूंढा। वो स्ट्रेस को बिल्कुल कम करना चाहिए। तो आजकल हम बहुत भाग दौड़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं जिसकी वजह से हमें ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सेकेंड थिंग इज़ रेडिएशंस। हम सारा दिन मोबाइल्स के साथ रहते हैं, कंप्यूटर्स के साथ रहते हैं। क्लाइमेट के हम चेंजेस नहीं कर सकते, तो जिन चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते हम वहाँ पर खुद को चेंज कर सकते हैं। तो खुद को कैसे चेंज करना है, खुद के लिए हमें सबसे पहले प्लास्टिक्स को बंद करना होगा। तो आप कोशिश करिए ग्लास में अपना जो भी खाना है वो गर्म कीजिए। सेकेंड थिंग मैं बोलूँगी कि हाई प्रोटीन डाइट ज़रूर लीजिए, लेकिन इतना प्रोटीन लीजिए जिससे आपकी मसल्स जो हैं, मसल्स का जो अंदर का टूट फूट है वो ठीक रहे। फाइबर इंटेक ज़रूर करिए ताकि कॉन्स्टिपेशन नहीं हो। अपने पेट को साफ रखिए। तीसरा, सही नियम से सोएं, क्योंकि आज जो मुझे लगता है कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या है सोने की, कि लोग टाइमली सोते नहीं है। कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे सो रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आर्यन पीरियड गड़बड़ हो रहा है। तो जब आर्यन पीरियड गड़बड़ हो रहा है तो हॉर्मोन्स गड़बड़ हो रहे हैं। तो दैट्स वाई मैंने यही चीज़ें लोगों को सिखाई और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकलें। और जो आप पानी पीते हैं कोशिश करें उसमें लेमन ज़रूर डालें स्क्वीज़ करके, सो दैट कि आपके टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहें। क्योंकि जो चीज़ें एटमॉस्फेयर से आ रही हैं या जो चीज़ें हम गलत खा रहे हैं वो टॉक्सिन्स बना रहे हैं, फ्री रेडिकल्स बना रहे हैं, वो बाहर निकले। और एक बात और कहना चाहूँगी कि कोई भी आप पानी पी रहे हो, लेमन तो आप डालते ही हो, साथ में कुछ भी फ्रूट का इन्फ्यूज्ड आप उसे ज़रूर लें, स्पेशली विटामिन सी से रिलेटेड। तो फ्रूट्स भी खाएं तो थोड़े कम मात्रा में खाएं। ये बहुत डिफ़िकल्ट था बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता था कि मैं अकेली हूँ। और जब आप कैंसर पेशेंट होते हो स्पेशली, आपके फैमिली मेम्बर्स जो आपके साथ अटैच्ड होते हैं, सबसे पहले उनको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। बिकॉज़ वो कहीं न कहीं इतने ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं उस पेशेंट को देख कर, ऐसा उनको लगता है कि ये तो बेचारा है। तो मेरे लिए ये बेचारा शब्द बहुत बुरा था। तो मैंने उसी से कोप अप करने की कोशिश की और मैंने पूरा कोशिश करी कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग रहूं कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो स्ट्रॉन्ग रहें। और उनकी भी पूरी कोशिश होती थी कि मैं स्ट्रॉन्ग रहूं। बिकॉज मुझे कहीं से भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आता था। नेगेटिव थॉट्स तब आते थे जब कोई मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, क्योंकि ये सबके साथ है। आपका थोड़ा सा पेट दर्द होता है या कुछ भी होता है तो ऑब्वियसली नेगेटिव थॉट्स आते हैं। लेकिन हमें खुद को पॉजिटिव रखना पड़ता है और इमोशनली हमें बहुत स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो उस टाइम मैं काम किया करती थी। एक मैं भजन बहुत बोलती थी उस टाइम, ईश्वर के गुणगान गाती रहती थी और ग्रैटिट्यूड रखती थी। ग्रैटिट्यूड रखना एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ आती है ना तब आप ईश्वर से ये बोलते हो ना कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। और बहुत सारे अक्सर हम देखते हैं ना, घर में कोई डेथ हो जाती है, तू तो बुरा है मेरे लिए, हम बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें बोल देते हैं, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही ऐसा क्यों था। तो वो चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। मैं ईश्वर से बोलती थी कि अगर मुझे कैंसर हुआ है तो तू ही इसका निदान करेगा या तू ही इसको निकालेगा। फर्स्ट थिंग मेरी ये थी। सेकंड थिंग थी कि मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी थी। स्टडी, एनजीओ, सब कुछ मैंने उसी समय स्टार्ट कर दिया था। मुझे बहुत लोग बोलते थे कि आप अभी बहुत इम्यून सिस्टम वीक है, आप बाहर नहीं जाओ। मैं हमेशा अपने आप को बिजी रखती थी। थर्ड थिंग, मैंने राइटिंग शुरू कर दी थी, लिखना शुरू कर दिया था। कुछ पोएम्स अच्छी कुछ भजन, इस तरीके से कुछ डाइटरी चेंजेस के लिए, इस तरीके से मैंने बहुत कुछ लिखना शुरू कर दिया था। तो इन चीज़ों ने मुझे बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग किया। प्लस अपने घर के जो मेंबर्स होते हैं वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि ये पहला आपका सपोर्ट सिस्टम है। मेरे सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ सबसे पहले मेरे हस्बैंड, जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने फर्स्ट थिंग सबसे पहले मुझे यही बोली थी कि आज से तू मेरा पति है और मैं तेरी पत्नी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी
कि अगर तुझे मालिश की ज़रूरत है तो मैं रेडी हूँ, तेरे को खाना खिलाना है तो मैं रेडी हूँ। तो कभी मत सोचियो कि तू अगर ऐसा नहीं कर पा रही तो तेरे आसपास कोई नहीं है, तो मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। आई थिंक उन्होंने मेरे ट्रीटमेंट के बाद 1-1.5 साल काम पे ही नहीं गए, पूरा टाइम वो मेरे साथ रहे और वो इस चीज़ की फ़िक्र ही नहीं करते थे कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। मतलब ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, क्योंकि जब डॉक्टर्स बोलते थे कि इस पे इतना पैसा होगा खर्च, इतना पैसा होगा, तो उन्होंने बोला हम प्रॉपर्टी बेच देंगे लेकिन मैं तेरे को ठीक करके रहूँगा। तो ये बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ होती है। सेकेंड स्ट्रेंथ मेरी मदर थी, जो अक्सर मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से भी मेरे पास ही रहती थी कि मैं तेरे को पूरा ध्यान रखूँ। मेरी कोशिश होती थी मैं उनका ध्यान रखूँ, उनकी कोशिश होती थी कि वो मेरा ध्यान रखें। थर्ड मेरे बच्चे, जो कि अभी बिल्कुल करियर की तरफ जा ही रहे थे उस टाइम, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बच्चे इतने ज़्यादा समझदार हो जाएंगे कि ये कैंसर इतना प्लेस्ड है कि फैमिली को इतना ज़्यादा जोड़ देगा और इतनी स्ट्रेंथ दे देगा मुझे। एक्चुअली ये ट्रांजिशन थोड़ा सा डिफरेंट था और कोप अप करना भी मुश्किल ही था इस चीज़ से। लेकिन जब मैंने सबसे पहला मेरा वो था जिस दिन मैं झंडे वाले मंदिर गई और जिस दिन मेरी कीमो ख़त्म हो गई, तो तब मुझे राहत मिली थी। लेकिन मैं कई लोगों को जब वहाँ देखती थी, जब कभी क्योंकि आफ्टर 6 मंथ्स मुझे तब भी अपने टेस्ट करवाने जाना पड़ता था, तो इसलिए जब मैं दोबारा से उन लोगों को देखती थी और लेकिन जब मैं देखती थी तो मुझे डॉक्टर्स हमेशा अंदर बुलाते थे और बहुत सारे लोगों से मिलवाते थे। वो इसलिए मिलवाते थे कि देखो ये लेडी कैसे खड़ी हुई है। तब मुझे वो बोल्डनेस अपने अंदर एक ऐसी चीज़ें नज़र आती थी कि मैंने बहुत अच्छे से उसको कोप अप कर लिया है। और देन मैं जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया गई तो मुझे तब ऐसा एहसास हुआ कि अब मैं उड़ सकती हूँ, अब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। मैं यहाँ पर लक्ष्मीबाई जी का उदाहरण दूँगी। लक्ष्मीबाई जी के हम देखते हैं अपने पुरानी स्टोरीज़ में पढ़ते हैं कि कैसे उन्होंने कोशिश की थी कि हम अपने भारत को आज़ाद कर पाएँ। तो मैं यही कहूँगी कि खुद को सबसे पहले अपने विचारों से आज़ाद करें। तो अपने विचार इस तरीके के रखें कि हमेशा पॉजिटिव ही सोचें। तो आप कुछ हथियार ले लीजिए, जैसे कि फैमिली सपोर्ट। सेकंड हथियार हमारा होता है इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना। थर्ड, डाइटरी चेंजेस, अपने डाइटरी चेंजेस ज़रूर करें। अगर आपको किसी का नहीं पता तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं उनको डाइटरी चेंजेस के बारे में बता सकती हूँ, या आसपास कोई ऐसे डाइटिशियंस जो वाकई में थेरेपेटिक पे काम करते हैं उनसे ज़रूर संपर्क करिए। तीसरा चौथा मैं ये कहूँगी कि सेवा, यानी अपने आप को ऐसी सेवा में या ऐसी चीज़ों में बिजी कर ले कि आपको याद ही ना रहे कि आपको कैंसर है। तो मैंने इन्हीं 4-5 हथियारों से अपनी लड़ाई लड़ी है।